प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो 2025 का मार्केट आउटलुक वीडियो है। आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं ना, शेयर मार्केट में बड़ी मंदी का संकेत आ रहा है, यूएस में मंदी आ सकता है, इंडिया में इकोनॉमी बहुत ख़राब हालात है, नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो ऑफकोर्स इकोनॉमी अगर अच्छा नहीं करेगा तो स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में इन सारे क्वेरीज को मैं आंसर करूंगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इक्विटी मार्केट में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट किए जा सकते हैं, लेकिन इस हाई रिटर्न को जनरेट करने के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। वो डिफ़िकल्ट क्या है? डिफ़िकल्ट प्रोसेस वो है लॉन्ग टर्म तक बने रहना। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कई बार मैंने आप लोगों को बताया 100% लक है, किस्मत ने साथ दिया बहुत अच्छे रिटर्न, किस्मत ने साथ नहीं दिया तो नेगेटिव रिटर्न। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल आप बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स हम अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक इक्विटी मार्केट में बने रहना चाहते हैं ताकि काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर सके, तो पूरा वीडियो जरूर देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको पास डेटा दिखाऊंगा, बहुत सारा डेटा। हाँ, इन डेटा को भी अगर आपने समझ लिया तो आप काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म तक इक्विटी मार्केट में बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के पास्ट रिटर्न से। देखिए, यहाँ पे आप 2000 से निफ्टी 50 का रिटर्न देख सकते हैं और मंथली रिटर्न भी अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए रिटर्न्स कैसा आया है निफ्टी 50 का, लार्ज कैप का। 2000 में देखिए 2000 2001 दोनों में अच्छा खासा मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट फ्लैट रहा, फिर तेज़ी से ऊपर गया, और उसके बाद 2007 में भी देखिए काफ़ी तेज़ी रहा, और 2008 में बुरी तरह से गिरा था। 2008 तो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था यूएस में, बुरी तरह से गिरा। गिरने के बाद 75% रिटर्न नेक्स्ट ईयर, काफ़ी अच्छी तरह वापस आया। 2011 फिर से मार्केट ऑलमोस्ट 25% गिरा, फिर से तेज़ी से वापस आ गया 28%। और उसके बाद से 2011 के बाद से देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट कोई खास गिरा ही नहीं है, सिर्फ एक साल नेगेटिव रहा है, हो रहा है 2015 में, लेकिन वो भी 4% का नेगेटिव है, तो उसे आप फ्लैट ही बोलेंगे। तो 2011 के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट या तो बहुत तेज़ी से ऊपर गया है या फिर मोस्टली फ्लैट रहा है, कोई खास गिरा ही नहीं है। इसीलिए रिटर्न्स भी ना, खासकर कोविड के बाद अगर आप देखेंगे ना, 2020 कोविड आया था, फिर भी 2020 में ही ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न आ गया था हमें। 2021 बहुत अच्छा रिटर्न, 22 में फ्लैट रहा, 23 में फिर अच्छा खासा रिटर्न, और 24 में भी थोड़ा बहुत रिटर्न तो आ ही गया 8% के आसपास। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन हाँ, इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है यहाँ पे कि कभी कभी अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो मार्केट बुरी तरह से गिर सकता है, 25% भी गिर सकता है और 50% भी गिर सकता है। तो मेंटली हमें इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, यहाँ पे आप सेक्टर और थीम का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं 2010 से 2023 तक। देखिए यहाँ पे अलग अलग सेक्टर का अलग अलग सालों में परफॉर्मेंस अलग अलग है। देखिए, हमेशा अक्सर मैं वीडियोस में आप लोगों को बोलता हूँ ना, रिटेल इन्वेस्टर अगर मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मेटल के स्टॉक से दूर रहें। देखिए यहाँ मेटल, अगर आप नीचे देखेंगे ना, बिल्कुल लास्ट में रैंक वाइज, तो सारे साल का अगर आप देखेंगे 9th नंबर पे तो ज़्यादातर आपको मेटल दिखेगा। मेटल बुरी तरह से गिरता है। हाँ, जब रिटर्न्स आता है उसमें बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो बहुत कम सालों में ऐसा होता है, ज़्यादातर गिरा रहता है। तो यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा कंसिस्टेंट सेक्टर या फिर थीम नहीं मिलेगा जो कि लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अच्छा करेगा फिर नीचे गिरेगा, फिर अच्छा करेगा फिर नीचे गिरेगा। इनफैक्ट यहाँ अगर निफ्टी 50 का आप परफॉर्मेंस देखें जो कि रेड कलर से हाईलाइटेड है, तो मोस्टली निफ्टी 50 का एक एवरेज रिटर्न आसपास आया है ना। देख रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है और कभी बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया है, लेकिन हाँ एवरेज रिटर्न तो है। तो ओवरऑल निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस यहाँ बुरा नहीं है। और सेक्टर वाइज देखिए, सिर्फ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ ना, बहुत लोग सेक्टर और थीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब इन्वेस्टमेंट करना और कब निकलना है। जनरली आप 1-2 साल का पास्ट रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट करेंगे, तब तक वो रिटर्न आ चुका, अब उसके गिरने का समय है, तब आपने इन्वेस्टमेंट किया, गिर गया, एक्सपीरियंस बुरा रहा। ऑफ कोर्स कुछ सालों के बाद वापस आएगा, लेकिन आप टिके रहेंगे तब तो आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे आप डिफरेंट सेक्टर्स और थीम का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं ना। यहाँ भी एब्सोल्यूट रिटर्न है, ठीक है, ये एनुअलाइज्ड रिटर्न नहीं है, ध्यान में रखें, एब्सोल्यूट रिटर्न है। तो रिटर्न देखिए 3 मंथ्स, YTD को आप 1 ईयर ले सकते हैं, रफली 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न यहाँ पे चेक कर लें।
अलग अलग सेक्टर और थीम का। यहाँ भी आपको क्या पता चला, देखिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग थीम और सेक्टर का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखें। ये जो थोड़ा ऊपर और नीचे दिख रहा है ना, वैसे तो आपको एनर्जी का रिटर्न देखिए कितना ज़्यादा दिख रहा है, 10 ईयर का देखेंगे रियलिटी का कितना ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये सब सबसे ज़्यादा रिस्की सेक्टर्स होते हैं। जब गिरते हैं तो बुरी तरह से गिरते हैं और जब ऊपर जाते हैं बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। तो ऑफकोर्स रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है अगर आपको मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो इन डिटेल से सिर्फ यही पता चलता है हमें ना कि देखिए डाइवर्सिफाई करके रखें ना, मार्केट कैप एलोकेशन हो वहाँ डाइवर्सिफाई करके रखें, थीम वाइज डाइवर्सिफाई करके। इसीलिए ना अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि सेक्टर और थीमेटिक फंड से दूर रहें, क्योंकि ये अप डाउन बहुत है, उसको आप झेल नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप निफ्टी के डिफरेंट इंडाइसेस का परफॉर्मेंस देख सकते हैं ना। अक्सर आप लोग बोलते हैं स्मॉल कैप में मैं पूरा इन्वेस्टमेंट करूंगा, रिटर्न वहीं पे सबसे ज़्यादा आता है लॉन्ग टर्म में। देखते हैं परफॉर्मेंस कहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर निफ्टी है, उसके नीचे निफ्टी जूनियर मतलब कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स यहाँ पे हैं, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 में ज़्यादातर लार्ज कैप का एक्सपोजर रहेगा और साथ ही थोड़ा मिड कैप और थोड़ा स्मॉल कैप का एक्सपोजर रहेगा। तो ये सारा एब्सोल्यूट रिटर्न है, ठीक है, एनुलाइज नहीं है, एब्सोल्यूट रिटर्न है। तो 3 मंथ्स तो देखिए हमें पता है अक्टूबर से परफॉर्मेंस थोड़ा बुरा रहा है, इसीलिए सभी कुछ आपको नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ पे YTD दैट इज ईयर टू डेट, तो लास्ट 1 ईयर इसको आप बोल सकते हैं। इसका रिटर्न अगर आप देखेंगे ना तो निफ्टी का अबाउट 8% के आसपास। सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया है, निफ्टी नेक्स्ट 50, 26% का रिटर्न, और मिड कैप स्मॉल कैप ने अबाउट 22% ईच का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे ना, 10 ईयर्स का रिटर्न आप देखिए, सबसे ज़्यादा रिटर्न किसका आया है, मिड कैप का, ऑलमोस्ट 350% का रिटर्न, एब्सोल्यूट रिटर्न अगेन मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न आया है, ठीक है, उससे कम आया है स्मॉल कैप। मतलब वैसे लोग जो कि पूरा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में करते हैं, ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप का रिटर्न ही सबसे ज़्यादा आता है। यहाँ पे देख लीजिए ना, मिड कैप का तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, इवन निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी बीट कर दिया स्मॉल कैप को। और यहाँ पे ऑफकोर्स आप देख रहे हैं कि निफ्टी का रिटर्न रिलेटिवली कम है, ठीक है। तो इसका एक बड़ा रीज़न ये है ना कि लास्ट 5 ईयर्स में लार्ज कैप का परफॉर्मेंस नहीं आया है, ये हमेशा ध्यान में रखें। कोविड के बाद से ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस आया है वो मिड कैप स्मॉल कैप का है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ना मिड कैप स्मॉल कैप का कितना ज़्यादा रिटर्न है, लेकिन लार्ज कैप का परफॉर्मेंस नहीं आया। लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आया इसका मतलब नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं आएगा, ठीक है। लार्ज कैप भी परफॉर्मेंस के लिए ड्यू है, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप करेक्शन के लिए ड्यू है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है लार्ज कैप और मिड कैप में। यहाँ से आप थोड़ा आने वाले सालों में देखेंगे रिटर्न थोड़ा आसपास होगा, डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन रिटर्न थोड़ा आसपास हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखें। लाइक लार्ज कैप का रिटर्न्स नहीं आया है तो आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर होगा। मिड कैप स्मॉल कैप का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है तो हो सकता है रिटर्न थोड़ा कम आए। तो अगर आप एवरेज आउट करके रखेंगे ना, तो जो भी ऊपर या नीचे जाए मोस्टली आपका जो पोर्टफोलियो वाइज रिटर्न्स है वो अच्छा आएगा। नाउ हम जान लेते हैं कि 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। तो इसके लिए हमें वर्ल्ड वाइड डिफरेंट इकोनॉमीज के बारे में भी जानना होगा। अभी तक मोस्टली आपको ये पता चल गया होगा जिस तरह का इंडियन स्टॉक मार्केट का इस बार का परफॉर्मेंस रहा इस साल का, कि भाई दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, खासकर मेजर इकोनॉमीज में, उसका असर इंडियन इक्विटी मार्केट पे पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा फर्क किस मार्केट से पड़ेगा, तो वो है यूएस के मार्केट से। यूएस में क्या हो रहा है, यूएस इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ठीक है। और पूछ सकते हैं क्यों ऐसा क्यों होगा कि यूएस में जो हो रहा है उसका असर इंडियन मार्केट्स पे होगा। वो इसलिए क्योंकि यूएस का अगर आप जीडीपी देखेंगे ना, 29 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास हो चुका है। 24 का जो लेटेस्ट फिगर अगर आप देखेंगे 29 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। पूरे वर्ल्ड का जो जीडीपी है उसका ऑलमोस्ट 25% अकेले यूएस का है। उसका स्टॉक मार्केट का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे ना, तो 60 to 65% पूरे वर्ल्ड का अकेले यूएस का मार्केट कैप है। समझ सकते हैं क्या है। उसके बाद उसका करेंसी देखिए यूएस डॉलर्स। वर्ल्ड का ज़्यादातर जो ट्रेड होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो ज़्यादातर यूएस डॉलर्स में ही होता है। तो इसीलिए यूएस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस में क्या होता है उसका असर पूरे दुनिया के मार्केट्स पे पड़ता है। तो फिलहाल यूएस में क्या चल रहा है, तो देखिए यूएस का लास्ट ईयर भी रिटर्न बहुत अच्छा आया था, ठीक है, 20% प्लस का रिटर्न। इस साल भी दैट इज़ 2024 में भी 20% प्लस का रिटर्न आया है, ठीक है। अब यहाँ पे सरकार चेंज हो रहा है, प्रेसिडेंट चेंज हो रहे हैं, पार्टी दूसरी पार्टी अब मतलब सरकार बनाने जा रही है, ट्रम्प आ रहे हैं। तो ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया है कि वो जैसे ही आएंगे वैसे ही जो कॉर्पोरेट टैक्स है यूएस में, जो कंपनीज़ को जो टैक्स पे करना होता है सरकार को, वो फिलहाल 21% है। तो वो इस कॉर्पोरेट टैक्स को 21% से घटाकर 15% करने जा रहे हैं,
तो बहुत ज़्यादा घटाने जा रहे हैं। तो जब आप कॉर्पोरेट टैक्स इतना घटा दोगे तो कंपनीज़ का प्रॉफिट तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, उनके पास जो कैश फ्लोज है वो भी बढ़ जाएगा। तो जब ये सब होने लगेगा तो ऑफकोर्स जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनका प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो बिल्कुल उनका जो स्टॉक प्राइस है वो भी तेज़ी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि जो यूएस इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा, और अगर इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लेकिन सभी कुछ यूएस में अच्छा नहीं है। देखिए ये तो एक पॉजिटिव मैंने आपको बताया। इसके अलावा यूएस में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, तो देखिए जब आप टैक्स कट्स करेंगे ना तो यहाँ पे पैसा मार्केट में ज़्यादा आएगा, मतलब इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा। हो सकता है वो थोड़ा जो पर्सनल इनकम टैक्स है वहाँ भी थोड़ा अप डाउन करे, मतलब घटाएं एचएनआईज़ का या फिर दूसरे लोगों का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनीज़ के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इकोनॉमी में पैसा थोड़ा ज़्यादा आएगा तो मतलब क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसके कारण इन्फ्लेशन के ऊपर जाने का रिस्क है। होगा नहीं होगा नेक्स्ट ईयर देखेंगे, लेकिन हाँ रिस्क है। और इन्फ्लेशन अगर आपका ऊपर जाएगा तो आप इंटरेस्ट रेट कट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसी चीज़ को देखते हुए उनका जो सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व, उसने बोला था, मतलब लास्ट मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो किया, लेकिन साथ ही उन्होंने बोला था कि देखिए नेक्स्ट ईयर 2025 में पहले हम प्लान कर रहे थे कि 4 रेट कट्स करेंगे, 4, लेकिन अब बोल रहे हैं कि 2 रेट कट से ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है, उन्हें लग रहा है कि ट्रंप आएंगे तो ये सब करेंगे, उसके कारण इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर जा सकता है, और इन्फ्लेशन ऊपर होगा तो आप ज़्यादा रेट कट नहीं कर पाएंगे। और रेट कट होगा भी तो ऐसा लग रहा है शायद सेकेंड हाफ में हो, इमीडिएटली शायद ना हो, तो वो भी देखना होगा क्या होता है। यूएस में प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है इसका आइडिया आपको उनके बॉन्ड यील्ड को देखकर पता चल जाएगा ना। 10 ईयर का अगर आप जीसेक का बॉन्ड यील्ड देखेंगे यूएस का 4% से नीचे चला गया था, फिलहाल वो 4.53% के आसपास चला गया है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सब करेंगे, वहाँ अगर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ने लगता है, इंटरेस्ट रेट कट कम होता है, तो यू नेवर नो, ये आने वाले समय में शायद 5% के आसपास भी चला जाए। और अगर ये 5% के आसपास गया तो वहाँ पे आप देखेंगे जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे मार्केट अच्छे खासे तरीके से और गिर सकता है। क्योंकि यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो नेचुरली जो बाहर पैसा इन्वेस्ट हुआ है एफआईआईज़ का, वो पैसा और ज़्यादा इमर्जिंग मार्केट से निकलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यूएस में जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। एक और प्रॉब्लम यूएस में क्या है बहुत बड़ा, जो कि काफ़ी समय से मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो है डेट। उनका जो टोटल डेट है ना वो 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है, और जीडीपी का ऑलमोस्ट 120% के आसपास हो चुका है। इतना ज़्यादा डेट है। और उनका ऑफ कोर्स अगर आप डेट ले रहे हैं, गवर्नमेंट डेट ले रहा है, तो सर्विस भी तो करना है, इंटरेस्ट पे करना है, और जब मैच्योरिटी पे पूरा का डेट आपको वापस भी करना है। और ज़्यादातर डेट उनका देखेंगे तो फॉरेन ना कंट्रीज से आता है, मतलब बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। जापान का सेंट्रल बैंक का वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, चाइना का तो बहुत ज़्यादा था, पहले से कम किया लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। इंडिया का सेंट्रल बैंक का भी आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसे सेफ़ माना जाता है। मतलब वहाँ का रेटिंग ना AA+ और AAA रेटेड है वहाँ का गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, तो वहाँ बहुत सेफ़ माना जाता है, इसलिए ज़्यादातर पैसा वहीं पे इन्वेस्ट होता है। रिटर्न्स कम है लेकिन सेफ्टी है इसलिए। तो इन चीज़ों को देख कर लगता है कि बिल्कुल सही बात है कि यूएस में मतलब जो ट्रंप जो करेंगे शुरू में उसके कारण स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं यूएस में जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इंटरेस्ट रेट सालों से ऊपर है तो उसका भी फ़र्क पड़ सकता है, मतलब कुछ कंपनीज़ का अगर परफॉर्मेंस हिट हुआ उसके कारण। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखना, इसीलिए मैंने हमेशा बता रही यूएस में ओवरबोर्ड होकर ना जाए इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग बोल रहे हैं यूएस का रिटर्न आएगा तो मैं पूरा इन्वेस्टमेंट यूएस में कर दूंगा। देखिए दोनों साइड के स्टोरीज़ को आप ध्यान से समझ लें। बात सही है, फिलहाल लग रहा है कि मार्केट अच्छा करेगा, लेकिन वहाँ ओवर वैल्यूएशन बहुत हो चुका है ना, ऑलरेडी 2 साल से बहुत रिटर्न आ चुका है, और प्लस कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो रिटर्न्स आएंगे ठीक है, लेकिन रिस्क भी है। अगर जो भी रिस्क हमने डिस्कस किया उसमें से अगर कुछ ऊपर आता है तो हो सकता है वहाँ का मार्केट गिर जाए। ठीक है, इसीलिए वहाँ का एक्सपर्ट्स का भी अगर आप सुनेंगे ना तो बात सही है, शुरू में इनिशियली हो सकता है थोड़ा और रिटर्न आए, लेकिन साल होते होते ख़त्म होते होते कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा, मतलब 10% के आसपास। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुरू की बात नहीं बोल रहा, हो सकता है शुरू में मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है, शुरू में बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाए, लेकिन साल अंत होते होते तक यूएस में बहुत ज़्यादा रिटर्न शायद ना आए। एग्जैक्टली क्या होगा ये तो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा, देखते हैं। सेकंड, हमें चाइना के बारे में जानना होगा, क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी को देखें तो ऑलमोस्ट 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है उनका जीडीपी, और उनका जो एक्सपोर्ट है ना, मतलब अगर आप उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का जो डिफरेंस बोलते हैं ना, उसको अगर आप देखेंगे तो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है।
मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ में तो डिफिसिट चलता है ना, उनका सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस उसे हम बोलते हैं, $1 ट्रिलियन के आसपास। तो देखिए चाइना का अगर इकोनॉमी देखें तो प्रॉब्लम तो चल रहा है, मतलब लास्ट ईयर भी हमने देखा प्रॉब्लम चल रहा है, इस साल भी प्रॉब्लम चल रहा है और नेक्स्ट ईयर भी फिलहाल नहीं लगता है कि कोई बहुत अच्छे हालात होंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उनका प्रॉब्लम चल रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ का जो फाइनेंशियल सेक्टर है हमेशा से वहाँ प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि किस तरह का कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, वो प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ ट्रम्प आ रहे हैं तो टैरिफ का जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। तो ओवरऑल चाइनीज़ मार्केट कोई लगता नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी कोई खास परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि उनका ग्रोथ कोई खास नहीं रहेगा। इसीलिए मतलब ट्रम्प के कारण ही ना चाइना में देखिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन वहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट कट कोई खास कर नहीं रहे हैं, किसी तरह का बड़ा स्टिमुलस नहीं दे रहे हैं, वो ट्रम्प का वेट कर रहे हैं कि देखते हैं ट्रम्प आकर क्या करते हैं। एक बार ट्रम्प ने एक्शन ले लिया उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है ताकि उसको काउंटर किया जा सके। तो देखते हैं ट्रम्प क्या करते हैं, उसके बाद चाइना क्या करता है। बट हाँ, चाइना में नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट 2025 में लगता नहीं कि कोई खास बड़ा चेंजेस आने जा रहा है। इकोनॉमी मोस्टली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करने जा रहा है, लेकिन हाँ अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट ज़्यादा होंगे, उसी तरह से अगर स्टिमुलस जो पैकेजेस हैं वो बहुत बड़े बड़े आएंगे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वहाँ इक्विटी मार्केट पे उसका पॉजिटिव असर पड़ सकता है। लेकिन देखिए एफआईआईज वहाँ पे कोई खास इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भी डर का माहौल है ना, ट्रम्प क्या कर देंगे, कब क्या कर देंगे। तो ऐसा नहीं लगता है कि एफआईआईज का कोई बड़ा पैसा वहाँ इन्वेस्ट होगा। तो इक्विटी मार्केट में मतलब फ़िलहाल जो देख कर लग रहा है कि कोई खास रिटर्न नहीं आना चाहिए। बट अगेन देखना होगा, देखते हैं क्या होता है। यूरोपियन कंट्रीज़ को देखेंगे तो वहाँ तो हालात ख़राब हैं, मतलब लगता नहीं कि आने वाले कई सालों तक कुछ होगा। मतलब जो भी ग्रोथ आना था मोस्टली उनका हो चुका, अब वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। जर्मनी ना इंजन ऑफ ग्रोथ हुआ करता था यूरोप का, वहीं पे प्रॉब्लम चल रहा है। जब जर्मनी ही अच्छा नहीं कर रहा है तो दूसरे कंट्रीज़ का तो आप बात ही नहीं कीजिए। तो यूरोप में तो कुछ भी चांसेस नहीं। हाँ मतलब पहले के मुकाबले जो निगेटिव था या ज़ीरो के आसपास अभी ग्रोथ चल रहा है, थोड़ा बहुत वहाँ इंप्रूवमेंट आएगा नो डाउट, लेकिन चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा सुधरने नहीं जा रही, एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर। बाद की बात तो हम बाद में करेंगे। जापान में चीज़ें थोड़ी सुधरेंगी, क्योंकि वहाँ पर हमेशा डिफ्लेशन रहा है ना, वहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आने लगा है, इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर शायद थोड़ा बहुत वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। तो जापान में रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे थोड़े हालात अच्छे होंगे। सो ओवरऑल वर्ल्ड में यूएस बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा आना चाहिए, जापान का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आना चाहिए, और उसके बाद इंडियन मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट ईयर का जो मार्केट आउटलुक वीडियो मैंने पब्लिश किया था ना, उसमें मैंने बोला था कि अबाउट 10 to 15% का रिटर्न इंडियन स्टॉक मार्केट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला था मैंने उस समय? वो इसलिए बोला था क्योंकि उस समय इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बाहर कुछ इश्यूज चल रहे थे, टोटली एग्री, लेकिन इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और पिछले कुछ सालों से अच्छा खासा रिटर्न आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स जब अच्छा कर रहा है तो एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा, लेकिन मैंने बोला था कि सिर्फ एक कारण है जिसके कारण नेक्स्ट ईयर अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। मतलब अच्छे रिटर्न्स मीन 20, 30, 40%। वो इसलिए क्योंकि उस समय भी इंडियन मार्केट्स का जो वैल्यूएशन था वो ज़्यादा था। तो रफली हम 8% के आसपास क्लोज कर रहे हैं इस साल। तो उसी तरह से अगर आप इंडियन इकोनॉमी का फ़िलहाल परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो परफॉर्मेंस देखिए पिछले साल तो जो मैंने बोला था उस समय इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर था। अब तो इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस जो हालात है वो ख़राब चल रहा है फ़िलहाल, एज ऑफ नाउ मैं बोल रहा हूँ। लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखें ना, कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल नहीं आया, जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल नहीं आया, करेंसी भी कुछ हमारा डिप्रिसिएट कर रहा है यूएस डॉलर्स के मुकाबले। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी है वो पास्ट था, जो भी प्रॉब्लम्स है वो हो चुके हैं। तो मोस्टली इन फ्यूचर अगर आप देखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो फ्यूचर देखता है, फ्यूचर में क्या होगा, तो देखिए मोस्टली अभी यही लगता है कि जो भी बुरा होना था इंडियन इकोनॉमी के साथ वो बुरा हो चुका है, इससे ज़्यादा और बुरा नहीं होगा। क्योंकि फॉर्चुनेटली जो थर्ड क्वार्टर होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें होता है। सबसे बड़ा होता है फेस्टिवल सीजन, ठीक है, उसके कारण बहुत सारा बाइंग होता है, ज़्यादातर सेक्टर्स का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रखता है उस समय। उसी तरह से उसके बाद शादी का सीज़न स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ के आसपास का वहाँ पे खर्च होता है, सब मिला के देखेंगे तो 6 लाख करोड़। तो उसके कारण भी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। इस साल बहुत अच्छा खासा खर्च हुआ है वहाँ पे। तो इसीलिए इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस हमारा इस क्वार्टर में पहले के मुकाबले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट होने जा रहा है, पहले के मुकाबले इम्प्रूव होगा परफॉर्मेंस। इसको आप इस तरह से देखिए। और लास्ट क्वार्टर जनरली ज़्यादातर केसेस में काफ़ी अच्छा होता है, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ।
तो ओवरऑल इसीलिए आरबीआई ने भी जीडीपी ग्रोथ रेट ना पहले तो वो 7% के आसपास बोले थे, अब घटाकर वो 6.6% उन्होंने कर दिया है। डिप्रिसिएशन का आप लोग का हमेशा क्वेरी आता है ना, तो यहाँ पे देखिए आप रुपी डिप्रिसिएशन, ये कुछ दिनों पहले का है, अभी थोड़ा सा और ज़्यादा डिप्रिसिएट किया है, कुछ दिनों पहले का है, लेकिन हाँ मोस्टली इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, रुपी डिप्रिसिएट कर रहा है क्योंकि एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं इंडिया से, तो बिल्कुल वो प्रॉब्लम है। और साथ ही यूएस डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा रुपी खराब कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ के जो करेंसी अच्छा कर रहा है, क्योंकि एवरीथिंग रिलेटिव है ना, वर्ल्ड में क्या हो रहा है आपका उस पर असर पड़ता है। तो यहाँ देखिए ना ब्राज़ील, मैक्सिको या फिर टर्की, रसिया, इवन चाइना का करेंसी देखिए, साउथ कोरिया, सभी कुछ बहुत ज़्यादा गिरा है। तो ऑफ कोर्स हमारा गिरा है, लेकिन रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव में देखिए एक और लेटेस्ट फिगर आया है ना, टॉप 5 रेमिटेंसेस 2024 का जो फिगर आया है, वहाँ देखिए इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस 129 बिलियन यूएस डॉलर्स का पैसा आया। मतलब जो बाहर इंडिया के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो जो इंडिया में पैसा वापस भेज रहे हैं ना, 129। सेकंड नंबर पर मैक्सिको है, मतलब कहीं है ही नहीं, बहुत पीछे है इंडिया से। थर्ड पे चाइना है, वो भी बहुत पीछे है। तो हमारे यहाँ देखिए मैं यही बोलूँगा कि जो बुरा होना था मोस्टली हो चुका है, क्योंकि मानसून का परफॉर्मेंस इस बार अच्छा है, खरीफ फसल ठीक आ रहा है, रबी का जो सोइंग है वो भी अच्छी तरह से हुआ है बिकॉज ऑफ गुड मानसून। तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन हमारा बढ़ गया था, वो भी एक नेगेटिव था ना, इन्फ्लेशन बढ़ गया था 6% प्लस, तो वो भी थोड़ा सा तो घटा है, आने वाले समय में और घटेगा, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में आएगा धीरे धीरे, तो उसके कारण इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो नेक्स्ट ईयर जो फरवरी में मीटिंग है आरबीआई का, वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में थोड़ा दिखता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होगा। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ना जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट रखा गया था वो मतलब काफ़ी हद तक खर्च नहीं हुआ। उसका बड़ा रीज़न था इलेक्शंस ऑलमोस्ट 3-4 महीने में बर्बाद हो गए, और उसके बाद एक पिकअप पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो उसके बाद भी बहुत स्लो डाउन रहा। लेकिन हाँ, अब वो पिकअप पकड़ चुका है, अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स इकोनॉमी को वो भी देख रहे हैं ना, आरबीआई भी देख रहा है, गवर्नमेंट भी देख रहे हैं, तो उन्हें भी पता है कि प्रॉब्लम चल रहा है। अगर उन्होंने अपने तरफ से एक्शन नहीं लिया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो ऑफ कोर्स हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आरबीआई को जैसे ही मौका मिलेगा, मौका मिलने का मतलब कि इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आएगा, तो इमीडिएटली वो रेट कट करेगा, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा है। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, जितना ज़्यादा हो सके जल्दी जल्दी वो खर्च करेगा। बहुत सारा पैसा बचाए हुए है ना, तो वो बिल्कुल खर्च करेगा, कर रहा है। और साथ ही बजट आने वाला है, तो बजट में भी हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, एक्जैक्टली क्या होगा पता चलेगा, एक्सपेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट थोड़ा सा और कुछ स्टिमुलस दे ना, जिसके कारण इकोनॉमी जो थोड़ा रुक गया है पहले के मुकाबले, उसमें थोड़ा तेजी आए। इंडिया के लिए नेक्स्ट ईयर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस। हाँ, रिसेंट टाइम्स में कंट्रोल में, अभी भी 74 यूएस डॉलर्स पर बैरल है अगर ब्रेंट क्रूड का प्राइस देखेंगे तो। और नेक्स्ट ईयर भी जैसे वर्ल्ड के हालात हैं, क्योंकि उम्मीद किया जा रहा है कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो यूएस में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगा, और चाइना में नेक्स्ट ईयर भी प्रॉब्लम बना रहेगा। तो उनका जो डिमांड है ना, ऑयल का डिमांड चाइना में तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। उसके कारण ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस कोई ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, मोस्टली 80 के नीचे रहेगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी देखें ना, तो काफ़ी हद तक फिलहाल अगर आप देखें तो पहले के मुकाबले कंट्रोल में लग रहा है, और ऐसा लगता है कि ट्रंप के आने के बाद काफ़ी हद तक ये और भी ज़्यादा कंट्रोल में आएंगे। मतलब रसिया, पुतिन तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि अगर यूएस की तरफ से जब ट्रंप आ जाएंगे, उनके तरफ से अगर कोई प्रपोजल आता है तो बिल्कुल हम कंसिडर करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ट्रंप तो ऑलरेडी बोल भी रहे हैं कि भाई मैं जैसे ही आऊँगा ये बंद करा दूंगा, तो लेट्स सी, तो वो एक पॉजिटिव है। और ईरान और इजराइल का जो प्रॉब्लम चला वो भी काफ़ी हद तक पहले के मुकाबले कम हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह काफ़ी हद तक वीक हो गया है। सीरिया में पूरे इक्वेशंस चेंज हो गए, क्योंकि ईरान सीरिया के थ्रू ही ना लैंड से हिजबुल्लाह को हेल्प पहुंचाता था, तो वो फ़िलहाल तो कट हो गया, फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। और हिजबुल्लाह वीक हुआ है तो ऑफ कोर्स हमास में भी प्रॉब्लम आ गया, वो भी वीक हो गया काफ़ी हद तक। तो वहाँ भी एज ऑफ नाउ तो लग रहा है कि प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हुए, और ट्रंप के आने के बाद शायद थोड़ा मामला और ज़्यादा सुधरे, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। इसके साथ ही अगर आप इंडिया का फिस्कल डिफिसिट या फिर करेंट अकाउंट डिफिसिट देखें तो पहले के मुकाबले तो काफ़ी कंट्रोल में है। वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये तो बढ़ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लगातार इसे कम किया जा रहा है, और इस बजट में भी लगता है कि और भी ज़्यादा कम किया जाएगा। और अगर ये कंट्रोल में किया जाएगा तो मोस्टली नेक्स्ट ईयर हो सकता है, अगर कंट्रोल में काफ़ी हद तक आ जाए तो आप जो इंडिया का क्रेडिट रेटिंग है ना, BBB-
लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, उसमें भी कुछ अपग्रेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो देखिए ओवरऑल अगर आप सेक्टर्स बोलेंगे ना, किन सेक्टर से हम अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं, तो देखिए आईटी तो मतलब लास्ट ईयर से ही आप लोगों को बता रहा हूँ, वहाँ उम्मीद है क्योंकि यूएस में इंप्रूवमेंट आएगा तो इंडियन आईटी कंपनीज का ही परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए। आईटी के अलावा फार्मा का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स में सिर्फ बैंक की बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ना स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारी और दूसरी कंपनीज़ हैं, एएमसीज़ हैं, एक्सचेंजेस हैं, उन सब पे भी बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए वहाँ भी, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। डिपॉजिटरीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस, तो ये सब बिल्कुल हमें ध्यान में रखना चाहिए। एनबीएफसी अच्छी क्वालिटी की, जहाँ की अनसिक्योर्ड लेंडिंग ज़्यादा नहीं है। बड़े बैंक्स जो कि अच्छा खासा डिपॉजिट बेस है, जिन्हें डिपॉजिट रेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि उनका वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हो गया, तो वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा है, रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट ईयर इंडिया में रेट कट भी हो सकता है, तो उसके कारण रियल एस्टेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस ठीक होगा। ऑटो देखिए बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ चुका है, तो नियर फ्यूचर में शायद परफॉर्मेंस ना आए, लेकिन वहाँ भी आने वाले समय में कुछ समय के बाद वहाँ भी बिल्कुल परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि जब रेट कट होगा ऑटो को भी बेनिफिट मिलता है ना, जैसे होम लोन सस्ता हो जाएगा, ऑटो लोन सस्ता हो जाएगा, तो इन सभी को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऑटो नियर फ्यूचर में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स हो चुका है, लेकिन हाँ आने वाले समय में वहाँ भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, न्यू एज कंपनीज़, वहाँ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वैल्यूएशंस का ध्यान रखना होगा। कहीं कहीं वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया, वैसी कंपनीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है, वो कभी ना कभी गिरेगा। और खासकर वैसी कंपनीज़ जहाँ की अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है, ना सिर्फ नाम पे ऊपर चला जा रहा है कि आएगा आएगा, वहाँ पे अभी आइडियली बहुत ज़्यादा रिस्क है, हमें वहाँ पे सतर्क होकर रखना चाहिए। सो नाउ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑलरेडी मैंने बताया लार्ज कैप से उम्मीद है कि परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए वहाँ लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर किसका है? निफ्टी में HDFC बैंक और रिलायंस। परफॉर्मेंस आया ही नहीं है पिछले कुछ सालों से, तो वहाँ अगर थोड़ा ही परफॉर्मेंस आएगा तो उसके कारण निफ्टी 50 का जो रिटर्न्स है ना बहुत बढ़कर आएगा। तो लार्ज कैप में थोड़ा, क्योंकि FIIs देखिए बेच रहे हैं, हो सकता है थोड़ा और प्रेशर बना रहे, क्योंकि अगर US में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा ना तो FIIs और ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर ही जाएगा, एक बार वो थोड़ा बढ़ना रुक जाए, उसके बाद थोड़ा अगर कम हो और साथ ही इंडिया का वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए, नेक्स्ट क्वार्टर का कंपनी का जो अर्निंग्स है थोड़ा इंप्रूव होकर आए, GDP नंबर्स थोड़ा इंप्रूव होकर आए, बजट में कुछ पॉजिटिव आए, तो बिल्कुल FIIs फिर से वापस आएंगे। और वहाँ पे जब FIIs आएंगे तो लार्ज कैप में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, जब निकाल रहे हैं तो लार्ज कैप से ज़्यादा निकाल रहे हैं, और इन्वेस्ट करेंगे तो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो बिल्कुल लार्ज कैप में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप तो देखिए इंडिया से पैसा बहुत इन्वेस्ट हो रहा है, खासकर रिटेल इन्वेस्टर से, तो जब तक ये बने हुए हैं तब तक, क्योंकि आइडियली मिड कैप स्मॉल कैप को बहुत ज़्यादा गिर जाना चाहिए था अभी तक लेकिन गिरा नहीं है, ठीक है, लार्ज कैप की तरह ही गिरा है। तो अगर जब तक ये पैसा जाता रहेगा, और ये बोलना मुश्किल है ना कब ये पैसा रुकेगा, देखिए कभी ना कभी तो रुकता है, मार्केट एवरेज आउट बिल्कुल करता है, आज करेगा, 1 साल के बाद करेगा, 2 साल के बाद करेगा, बताना मुश्किल, लेकिन एवरेज आउट जरूर होगा। तो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रहें, मार्केट कैप एलोकेशन वाइज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में एलोकेशन लें, ठीक है, बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन। और देखिए रिटर्न वाइज कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए मैंने हमेशा बताया है ना कि रिटर्न अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, और इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन हुआ है, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस भी पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन हुआ है, तो इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर 10% के आसपास भी अगर रिटर्न आ जाए साल के अंत तक, मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कभी ज़्यादा आ जाए कभी कम आ जाए बीच में, लेकिन उतना भी अगर रिटर्न आ जाए तो आइडियली हमें खुश होना चाहिए कि बुरा रिटर्न नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आता है तो बहुत अच्छा एंजॉय कीजिए ना, लेकिन हाँ अभी तक जो सिनारियोज़ हैं उसमें लगता है कि इतना भी अगर रिटर्न आ जाए तो ठीक ठाक रिटर्न माना जाएगा। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी इसी तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए आइडियली। सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस तरह का रिटर्न, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो इसी तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो गिरना मुश्किल है ना गिरेगा नहीं, थोड़ा बहुत रिटर्न वहाँ भी आ जाएगा। और एक बार इंटरेस्ट रेट कट होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से चीज़ें थोड़ी इंप्रूव होंगी ना, तो वहाँ से थोड़ा मोमेंटम आएगा। तो अभी देखिए वही थोड़ा मार्केट कन्फ्यूजन में है, क्योंकि बहुत सारा नेगेटिविटी है, तो थोड़ा वेट कर रहा है, थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आए उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन लेगा, ट्रम्प आके क्या करते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है मार्केट में। तो बिल्कुल आने वाले 1-2 महीनों में थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बिल्कुल आएगा। लेकिन हाँ फिलहाल तो मार्केट वोलाटाइल रहेगा और थोड़े प्रॉब्लम्स बने रहेंगे। और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आया, मतलब अगर उन्होंने थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम किया
या फिर नहीं किया, तो वहाँ पे बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप खासकर वहाँ पे गिरावट आ सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। लेकिन अगेन देखिए, लॉन्ग टर्म कोई अगर 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना, मीडियम टर्म 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स, वहाँ पे ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो मार्केट में क्या चल रहा है, नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है, बिल्कुल हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं, आगे भी हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो पता होना चाहिए। लेकिन उसके कारण पूरा का पूरा हम पोर्टफोलियो चेंज नहीं कर देंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करना बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर कोई 5 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स के बाद मार्केट यहीं नहीं रहेगा, मार्केट बहुत चेंज हो चुका होगा, यहाँ से बहुत ऊपर जा चुका होगा। तो इसीलिए बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के इन हिकअप्स के कारण पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग बिल्कुल बनता है, करना चाहिए। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन चीज़ों को कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले। इसके बाद दूसरे एसेट क्लासेस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि इक्विटी का तो हो गया भाई। अब अगर रियल एस्टेट की बात करें तो देखिए, रियल एस्टेट में ये आप रिपोर्ट देखें, नाइट फ्रैंक का रिपोर्ट ना, मतलब 2020 में $180 बिलियन का रियल एस्टेट मार्केट इंडिया का। 2025 एफ का मतलब हुआ फोरकास्ट है, सभी जगह एफ लिखा हुआ है, फ्यूचर। तो 2025 में ये $650 बिलियन का बन जाएगा और 2047 तक ये 5,800 बिलियन दैट इज़ 5.8 ट्रिलियन का मार्केट बन जाएगा रियल एस्टेट। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा है रियल एस्टेट में, ठीक है। तो रियल एस्टेट भी उम्मीद है कि अच्छा करेगा, लेकिन हाँ, रियल एस्टेट में आपको ध्यान में रखना है ना, रेसिडेंशियल में कोई खास है नहीं, आपको पता है, वहाँ तो यील्ड भी कोई खास नहीं मिलता है। तो वहाँ पे अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, अच्छा लोकेशन, वो देखा जा सकता है, लैंड है अच्छे लोकेशन पे, वो देखा जा सकता है। तो रियल एस्टेट भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंडिया में उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, इक्विटी लॉन्ग टर्म बेस्ट है, देयर इज नो डाउट, लेकिन हाँ, रियल एस्टेट का ही परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। गोल्ड देखिए, गोल्ड बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है। मैं तो पिछले कुछ समय से आप लोग को बता भी रहा हूँ कि गोल्ड का रिटर्न पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन होगा, और देख भी रहे हैं ना, पिछले कुछ महीने से परफॉर्मेंस कोई खास आ नहीं रहा है। लेकिन हाँ देखिए, सेंट्रल बैंक्स ने बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदा, एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण रिटर्न आया। और सेंट्रल बैंक ज़्यादातर बाइंग कर चुके हैं, अग्री, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, अभी आने वाले समय में थोड़ा और बाइंग बिल्कुल उनके तरफ से होगा। तो जब तक वो बाइंग करते रहेंगे, थोड़ा बहुत और रिटर्न बिल्कुल आएगा। और साथ ही अगर यूएस में प्रॉब्लम आया, ठीक है, अभी तो कोई खास नहीं लग रहा है कि प्रॉब्लम आना चाहिए, लेकिन जो नेगेटिव्स मैंने डिस्कस किया, अगर उसके कारण यूएस में अगर प्रॉब्लम आ गया तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड फिर से तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो ये इफ़ एंड बट है। तो मोस्टली एज ऑफ नाउ गोल्ड से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत रिटर्न बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड के बाद डेट, हाँ, तो डेट देखिए, अभी अगर सारे एसेट क्लासेस में बोले ना कि एक ऐसा एसेट क्लास जहाँ की श्योर शॉट ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ जाएगा, वो डेट है, बेस्ट एसेट क्लास फिलहाल। क्यों देखिए, इक्विटी इफ़ एंड बढ़ जाता है, गोल्ड इफ बढ़ जाता है, रियल एस्टेट तो एनी हाउ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ जाता है, लेकिन डेट है, कम इन्वेस्टमेंट में भी किया जा सकता है और बहुत हद तक श्योरिटी है, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा पहुँच चुके हैं, यहाँ से उम्मीद है कि अब नीचे ही जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी को एफडी करना है मान लीजिए, तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से उम्मीद नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट कोई ऊपर जाएगा, मोस्टली यहीं पर रहेगा कुछ समय या फिर नीचे आएगा। तो अगर एफडी किसी को करना है तो बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स ना, डेट म्यूचुअल फंड बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो लॉन्गर ड्यूरेशन वाले डेट फंड्स ना, लाइक गिल्ट म्यूचुअल फंड जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो, या फिर दूसरे डेट फंड जहाँ पे ड्यूरेशन ज़्यादा है, उसको कंसिडर किया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, या फिर कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी, मैं आने वाले वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर।